नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल, भारत का रहने वाला हूं और भारत की बात बताता हूं। इकबाल का एक बड़ा ही मशहूर और मकबूल शेर है, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। लेकिन इस बार बंदे भी गिने गए और सियासी तराजू में तौले भी गए हैं। यह उसी बिहार में हुआ है जहां जाति और राजनीति बरसों से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आज बिहार में आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 75% कर दी गई। विधानसभा में नीतीश कुमार ने जब इसके लिए बिल पेश किया तो किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया। बिल सबकी सहमति से पास हुआ बिहार विधानसभा में। तो हम यही आग्रह करेंगे कि केंद्र सरकार भी इसका जाति आधारित जनगणना करा ले और उसके बाद और भी जो जरूरत पड़े तो 50 की जगह पर हम लोग बिहार में कर रहे हैं 65 और उधर 10 है। तो अगर जरूरत पड़े तो इसको और बढ़ाने की आवश्यकता हो तो बड़ी खुशी की बात होगी। बिहार अब 75% आरक्षण वाला देश का पहला और इकलौता राज्य बन चुका है। बिहार में पॉलिटिकल डेवलपमेंट जल्दी जल्दी हो रहा है। बिहार वही राज्य है जहां 23 जून को विपक्ष की 15 पार्टियां पहली बार एक मंच पर जमा हुई, मिलकर मोदी से लड़ने का ऐलान किया। और अब सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसलिए नीतीश के आरक्षण वाले दांव से कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या है ये सवाल, आइए आपको बताते हैं। सवाल नंबर 1, क्या बिहार इंडिया गठबंधन के लिए सियासत की नई प्रयोगशाला वाला राज्य बनने वाला है? सवाल नंबर 2, क्या 30 साल बाद एक बार फिर मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति शुरू होने वाली है? सवाल नंबर 3, क्या आरक्षण पर नीतीश का 75% वाला कानून सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएगा? ये 3 बड़े और अहम सवाल हैं। तो सबसे पहले बात सवाल नंबर 1, सवाल ये कि क्या बिहार राजनीति की नई प्रयोगशाला बनने वाला है? क्या नीतीश के आरक्षण मॉडल में ही इंडिया गठबंधन को जीत की उम्मीद दिखाई दे रही है? मुझे पता चला है कि विपक्ष बिहार की प्रयोगशाला से निकलने रसायन से ही मोदी की काट खोज रहा है। इसका इंडिकेशन भी मिलने लगा है। जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर, जैसा नारा देने वाली कांग्रेस ने नारा बदल लिया है। अब वो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाला नारा लगा रही है। राहुल गांधी का यह बयान गौर से सुनिए। हर भाषण में ओबीसी की बात करते हैं और जब मैंने जाति जनगणना की बात शुरू करी, कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं है, हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, गरीब। तो नरेंद्र मोदी जी, अगर हिंदुस्तान में एक ही जात है, उसका नाम गरीब है, तो आप अपने आप को ओबीसी क्यों कहते हो? बिहार में जातिगत जनगणना को बीजेपी झुनझुना बता रही थी, लेकिन जब इसके आंकड़े जारी हुए तभी से जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग जोर पकड़ रही थी। नीतीश ने अब आरक्षण का ऐलान किया तो बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। यह बात पार्टी के बड़े नेताओं को समझ में आ रही है। यही वजह है कि आरक्षण पर वो भी नीतीश का विरोध नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उसका समर्थन किया है। हम तो पहले से मांग कर रहे थे कि कास्ट सर्वे में जो ओबीसी और ईबीसी है उसकी आबादी बढ़कर 63% हो गई है। तो वैसी स्थिति में आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। तो अगर सरकार ने कोई निर्णय लिया, प्रस्ताव लाए, तो हम उसका पूरा समर्थन करेंगे। बीजेपी को आपने सुना, बीजेपी समझ चुकी है कि इंडिया गठबंधन ने अगर नीतीश का जाति जनगणना वाला मॉडल बनाया तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। हिंदुत्व के नाम पर इकट्ठा उसका कोर वोट बैंक बिखर सकता है। इसकी काट क्या है, इस पर बीजेपी अभी तो अपने पत्ते नहीं खोल रही, लेकिन गरीब की जाति और उनके कल्याण को मकसद बताकर विपक्षी दांव को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश जरूर कर रही है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, गरीब कारीगरों की मदद के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, गरीबों को अपनी छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, हेल्थ गारंटी के लिए आयुष्मान भारत योजना, ये तमाम योजनाएं बीजेपी इनको काट की तरह रख रही है। ये ऐसी योजनाएं हैं जिनकी मदद से बीजेपी ने पिछड़ों में अच्छी पैठ तो बना ली, उसे इलेक्शन में इसका फायदा भी खूब हुआ, लेकिन वो जाति आधारित राजनीति से भाजपा को होने वाले नुकसान को भी भांप रही है और इसकी काट के लिए तैयारी भी दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री ने बस्तर में जो कहा वो आपको सुनवाते हैं, इससे बहुत सारी चीजें साफ हो। कांग्रेस कह रही है आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा, और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है। तो पहला हक किसका होगा भाई? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? तो प्रधानमंत्री को आपने सुना, बीजेपी जाति के आधार पर हिंदू वोटों का बंटवारा नहीं चाहती। यह प्रधानमंत्री के मैसेज से भी क्लियर है, लेकिन विपक्ष ने अगर मंडल 2 के जरिए उसके वोट बेस को तोड़ने की कोशिश की तो बीजेपी इसका भरपूर विरोध करेगी। यह सच है कि केंद्र की सत्ता में आने के बाद बीजेपी विवादित मुद्दों से दूर रहने की कोशिश करती रही है। उसने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात की, लेकिन मंडल की काट में अगर वो फिर कमंडल थाम ले तो हैरान नहीं होना चाहिए। अपने परंपरागत वोट को पाले में रखने के लिए बीजेपी के पास वैसे भी मुद्दों की कमी नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा सुलझ भले ही गया हो, लेकिन जनवरी 2024 में इसके प्राण प्रतिष्ठा पर भव्य आयोजन की तैयारी है। इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। बीजेपी इसके जरिए बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं जो बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं। इन पर ग्राफिक के जरिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, काशी में ज्ञानवापी का मुद्दा यह अपने आप में बड़ा अहम है। मथुरा का श्री कृष्ण जन्म स्थान विवाद और समान नागरिक संहिता, ये 3 मुद्दे अभी भी भारतीय जनता पार्टी के चुनावी तर्कश में हैं। बीजेपी का एजेंडा शुरू से ही क्लियर रहा है। अपने वोट बेस को पुख्ता करने के लिए वो सिस्टमैटिकली काम करती रही है। हिंदू बीजेपी के कोर वोटर हैं। ये पहले जातियों में बटे थे। बीजेपी इन्हें हिंदुत्व के नाम पर एकजुट करती गई और मजबूत होती गई। इसके साथ ही हिंदी बेल्ट में नेशनल पार्टियों का रोल बढ़ने लगा और जाति की राजनीति करने वाले क्षत्रपों की सियासत सिमटती गई। सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश है। केंद्र में बीजेपी की ताकत बुलंद हुई तो यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों का बेस सिकुड़ने लगा। अब आंकड़ों के जरिए यही तस्वीर आपको दिखाता हूं। 2009 में समाजवादी पार्टी की 23 सीट थी और बीएसपी की 20 सीट थी। जी हां, ये हम 2009 की बात कर रहे हैं कि क्या वो आंकड़ा था। ये आंकड़ों के जरिए मैं आपको दिखा रहा। देखिए, 2009 में 23 सपा और 20 बसपा। 2014 में समाजवादी पार्टी ने 5 सीट जीती, जबकि बीएसपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। 2019 में समाजवादी पार्टी ने 5, बीएसपी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की। यह आंकड़ा दिलचस्प है। दरअसल इसके पीछे भी मोदी शाह की स्ट्रेटेजी थी, जो पिछड़े वोटर्स को बीजेपी से जोड़ने में कामयाब रहे। लेकिन यह स्थिति पहले नहीं थी। बीजेपी को पहले अगड़े हिंदुओं का सपोर्ट तो था, लेकिन पिछड़ों का ज्यादा समर्थन नहीं था। फिर भी 1990 में उसके पास 89 सांसद थे और वो सरकार में थी। अब ग्राफिक के जरिए मैं एक एक कर आपको दिखाता हूं। 1990 की तस्वीर पर पहले नजर डालिए। 1990 में वीपी सिंह बीजेपी के समर्थन से राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार चला रहे थे। वीपी सिंह ने अगस्त 1990 में ओबीसी को 27% आरक्षण लागू करने का ऐलान किया। इससे बीजेपी को लगा कि उसका अगड़े हिंदुओं वाला वोट बैंक खिसक सकता है। इसकी काट के लिए बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे को हवा दी। इसके साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाल ली। राम मंदिर आंदोलन तेज होने के बाद अगड़े हिंदू तो बीजेपी की तरफ लौटने लगे। बीजेपी समझ चुकी थी
कि पिछड़े वोट को जोड़े बिना बात नहीं बनने वाली है। इसलिए सभी जातियों को हिंदुत्व की छतरी के नीचे लाने में भारतीय जनता पार्टी जुट गई। वो कैसे, इसको भी जरा समझिए। ओबीसी वोटर्स को समझाया कि जाति की राजनीति करने वाले किसी खास जाति को ही फायदा पहुंचाते हैं। पिछड़ों के इतिहास, संस्कृति और उनकी पहचान को भी प्रमोट किया और सबसे बढ़कर हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों के मन में भी पैठ बनाई। और एक वक्त तो सिर्फ 2 सांसदों वाली पार्टी थी, वो 303 सांसदों तक पहुंच गई। इसका नुकसान कांग्रेस समेत विपक्ष की सारी पार्टियों को हुआ। नीतीश के रिजर्वेशन वाले मूव के बाद मेरी विपक्ष के कई नेताओं से बात हुई। उनकी बातों से करीब करीब क्लियर हो गया कि इंडिया गठबंधन अब जातिगत जनगणना पर जोर देगा। बीजेपी को कमजोर करने के लिए इसके जरिए वो देश भर में आरक्षण का दांव खेलेगा। हालांकि इससे एक कानूनी पहलू भी जुड़ा है। नीतीश ने जिस तरह आरक्षण की सीमा बढ़ाई है उसे कोर्ट में चुनौती मिलना तय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही तय किया हुआ है कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। इसलिए मामला अगर कोर्ट में गया तो क्या हो सकता है? कोर्ट आरक्षण की न्यायिक समीक्षा कर सकता है। वो देख सकता है कि क्या बिहार में आरक्षण का लक्ष्य क्या सीमा से बाहर गए बिना नहीं हो सकता था। सवाल बहुत अहम है, क्योंकि अदालत में जो भी होगा वो बीजेपी और इंडिया अलायंस दोनों की स्ट्रैटेजी पर असर डालेगा। लेकिन फिर भी सवाल तो बनता है कि अदालत में अगर मामला गया तो क्या होगा और क्या हो सकता है। अब इसको भी समझने की कोशिश एक बार कुछ आंकड़ों के जरिए हम करते हैं। देखिए, अदालत आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर सवाल उठाएगी। इंडिया गठबंधन जाति जनगणना का हवाला दे सकता है, कह सकता है कि पिछड़ों की संख्या बढ़ी, इसलिए आबादी का दायरा भी बढ़ाया गया। और अगर अदालत में जनगणना की विश्वसनीयता पर सवाल उठा तो अदालत की निगरानी में देश भर में जनगणना की मांग भी रखी जा सकती है। यह हो सकता है। और वैसे भी कई राज्य हैं जहां आरक्षण 50% से ज्यादा है। तमिलनाडु में 69% आरक्षण है। झारखंड ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए कानून बदला है। कर्नाटक में भी 56% आरक्षण लागू है। मतलब यह है कि बीजेपी को हर स्थिति के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि नीतीश ने जो राह दिखाई है इंडिया गठबंधन के लिए यही राइट चॉइस है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चुनावी राज्य मध्य प्रदेश की। जी हां, एक हफ्ते बाद विधानसभा चुनाव है। आज मेरी मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक बड़े नेता से बात हुई। चुनाव नजदीक है तो उनका शेड्यूल काफी बिजी था। चुनावी तैयारियों से होते होते बात नतीजे पर आई। वो बहुमत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त दिखे। मैंने वजह पूछी तो एक सुर में कई समीकरण उन्होंने गिना दिए। उनकी दलीलों में कई ऐसी बात थी जिस पर विरोधाभास हो सकता है, लेकिन मेरा दिमाग एक आंकड़े पर टिक गया। यह आंकड़ा था 17 नवंबर को वोट डालने वाले नए मतदाताओं यानी युवा वोटर। जी हां, मध्य प्रदेश में इस बार 5 करोड़ 60 लाख वोटर है, जिसमें 22,36,000 वोटर पहली बार मतदान करेंगे। नए वोटरों का यह आंकड़ा कुल वोटर के 4% के आसपास है, यानी मध्य प्रदेश में 4% नया वोटर है। 4% वोटर मध्य प्रदेश के चुनाव में कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। हकीकत यह है कि यही 4% वोटर जिधर चले जाएंगे उसकी सरकार बन जाएगी। इसके लिए आपको 2018 के नतीजों को गौर से देखना होगा। ये नतीजे बड़ी कहानी बयां कर रहे हैं। 2018 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच आधे प्रतिशत से भी कम का फासला था। बीजेपी को 41.02% वोट मिले थे तो कांग्रेस को 40.89% वोट मिले थे, यानी दोनों के बीच अंतर सिर्फ 0.13% का था। और इसी मामूली अंतर ने कांग्रेस को बीजेपी से ऊपर खड़ा कर दिया था। यही वजह भी थी कि कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब उस वक्त हो गई थी।
तस्वीर यहीं से साफ होती है। अगर पिछले चुनाव में दोनों पार्टियों को लगभग बराबर वोट मिल रहे थे, तो मध्य प्रदेश का नया वोटर ही इस बार सरकार तय करने जा रहा है। 2018 के बाद का 1.5 साल निकाल दें तो ये ऐसा वोटर है जिसने केंद्र और प्रदेश दोनों ही जगह सिर्फ बीजेपी की सरकार देखी है, मोदी और शिवराज के काम करने का तरीका महसूस किया है। यही वजह है कि पीएम मोदी मध्य प्रदेश में जहां भी चुनावी सभा कर रहे हैं, नए मतदाताओं को रिझाने की पूरी कोशिश वो कर रहे हैं। एमपी के हमारे नौजवान जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, उनसे मैं खास आग्रह करूंगा, आप अलर्ट रहिए, क्योंकि आपने उनका राजकाज देखा नहीं है। जब आप 8-10 साल के थे तब वो थे यहां। जरा अपने परिजनों को पूछना, अपने बुजुर्गों को पूछना, माता पिता को पूछना कि उस समय क्या हाल था, तो आपकी आंखें फट जाएगी। ये कैसा मध्य प्रदेश बना करके रखा था। जनता ने हाथ जोड़ करके कहा भागो यहां से। तो प्रधानमंत्री के भाषण से भी साफ है कि इस 4% वोटर को लेकर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जोर लगा रही है। ऐसा नहीं है कि नए वोटर पर सिर्फ बीजेपी की ही नजर है। कांग्रेस के जिला दफ्तरों में नए वोटर को रिझाने की अलग से तैयारी हो रही है। आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में 39 लाख के करीब युवा ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं और नौकरी का वादा देकर कांग्रेस इन्हीं नए वोटर को अपने पाले में लाना चाहती है। करोड़ों लोगों का देश, लाखों करोड़ों युवा हैं, इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति है, मगर इन युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिलता? बीजेपी और कांग्रेस दोनों समझ चुके हैं कि युवाओं को अपने साथ जोड़ लिया तो मध्य प्रदेश की जीत आसान हो जाएगी। दोनों दलों की तैयारी बताती है कि वो युवाओं को लेकर कितनी मुस्तैद है। जी हां, बीजेपी ने अब तक 23,000 ग्राम पंचायतों में 15,000 से ज्यादा युवा चौपाल कार्यक्रम आयोजित किए हैं, तो कांग्रेस के नेता हर चुनावी मंच से सरकारी नौकरी के वादे किए जा रहे हैं। इनसे साफ है कि किस तरह से युवा वोटर को लुभाने की कोशिश हो रही है। मध्य प्रदेश के चुनावी समर में सियासी दलों की नजर युवाओं पर है और दूसरी महिलाओं पर भी। प्रदेश में शिवराज सरकार ने महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं शुरू की हैं। इसमें मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना है, मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना, नारी सम्मान कोष की स्थापना है, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना भी है, उदिता योजना है, ललिता योजना है, किशोरी बालिका योजना है। ये एक एक कर मैं आपको उन तमाम योजनाओं का जिक्र कर रहा हूं, इन योजनाओं के बारे में बता रहा हूं जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने एक एक कर लागू की हैं और इन योजनाओं का जिक्र तमाम लोग अपने चुनावी भाषणों में कर रहे हैं। इसके अलावा भर्ती के पदों पर 35% आरक्षण का दांव भी शिवराज सरकार ने चला है। लेकिन इन सब के बीच चुनाव में जिस मुद्दे को सबसे बड़ा बनाया जा रहा है वो है लाडली बहन योजना। बीजेपी को लगता है कि यही योजना चुनाव में मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। कैसे, इसको भी देखिए। इसी साल 5 मार्च को गरीब महिलाओं के लिए शिवराज सरकार ने योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के जरिए महिलाओं को पहले 1,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाता था, लेकिन अब इसकी राशि बढ़ाकर 1,250 रुपए कर दी है। बीजेपी का वादा तो यह है कि आने वाले दिनों में से बढ़ाकर 3,000 रुपए किया जाएगा। यह वादा भारतीय जनता पार्टी महिला वोटर्स को अपनी तरफ लाने के लिए खास तौर पर कर रही है। आर्थिक तौर पर कमजोर महिलाओं को हर महीने 1,250 रुपए की मदद करना बड़ी बात होती है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता चुनावी मंच से इस योजना को गिनाते नहीं भूलते, क्योंकि इसी योजना में उन्हें जीत का फॉर्मूला नजर आ रहा है। हमारा मध्य प्रदेश तो जब भी बहन याद करो तो मामा याद आ ही जाता है। लाडली बहन योजना और लाडली लक्ष्मी योजना की प्रशंसा आज पूरे देश में हो रही है। मेरी बहनों, ये लाडली बहना योजना ये केवल योजना नहीं है,
ये लाडली बहना आंदोलन है, आंदोलन। और यह आंदोलन है बहनों के दुख दूर करने का आंदोलन। यह आंदोलन है बहनों की जिंदगी खुशहाल बनाने का आंदोलन। बीजेपी नेताओं को महिलाओं के उत्थान की कितनी चिंता है, इसे बताया भी जाता है और तस्वीरों के जरिए समझाया भी जाता है। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में चुनावी सभा कर रहे थे। यहां एक महिला उनके पास पहुंची और लाडली बहना स्कीम के तहत मिलने वाली सहायता पर बात करते हुए भावुक हो गई। सिंधिया ने उसे गले लगाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ। ये सरकार तुमको मजबूत करेगी कन्हैया भाई, तुमको कभी भी चिंता नहीं होना होगी। मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ, शिवराज सिंह जी खड़े हैं तुम्हारे साथ। और जब कन्हैया भाई यही आंसू के साथ कमलनाथ जी के आ गई, कमलनाथ जी के आ गई है और कमलनाथ जी से बोली कि कमलनाथ जी मुझे मदद करो, तो कमलनाथ जी ने क्या बोला मालूम है कन्हैया भाई को? कमलनाथ जी ने बोला, बहना तिजोरी खाली है। तो आपने सुना कि किस तरह से सिंधिया भी लाडली बहना योजना का जिक्र कर रहे हैं। सियासत क्रिकेट की तरह होती है। पहली बॉल पर अगर बल्लेबाज बाउंड्री लगा देता है तो अगली गेंद के लिए बॉलर चौकन्ना हो जाता है। बीजेपी ने जैसे ही लाडली योजना को प्रमुख चुनावी हथियार बनाया, कांग्रेस फौरन एक्टिव हो गई। कैसे एक्टिव हुई कांग्रेस, जरा इसको देखिए। बीजेपी अगर गरीब महिलाओं को 1250 रुपए की मदद कर रही है और भविष्य में 3000 रुपए देने की बात कर रही है, तो वाकई ये बड़ा चुनावी दौर। और इसी के पलटवार के तौर पर कांग्रेस ने भी ऐलान किया है कि कांग्रेस का ऐलान है, अगर वो सत्ता में आई तो महिलाओं को 1500 रुपए की मदद की जाएगी। ये ग्राफिक के जरिए भी आप देख सकते हैं कि किस तरह का आंकड़ा ये सामने आ रहा है निकलकर कांग्रेस की तरफ से। कोई लाडली बहन कोई नाम नहीं दे रहे, हम महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, हमारी सरकार आएगी। 18 सालों बाद एक दिन मुखिया जाके बोले कि भाई तुम तो मेरी लाडली हो, आज से तुम खाता खोलो, तुम्हें मैं पैसे दूंगा। सावधान रहो मेरी बहन, जिसने 18 सालों के लिए आपके लिए कुछ नहीं किया ना, वो मुखिया चुनाव के पहले खाता खुलवा रहा है। कुछ चाहिए आपसे, चुनाव के बाद क्या होगा हमें पता नहीं। मध्य प्रदेश में सारा सियासी खेल कुछ प्रतिशत नए वोटों को अपने साथ जोड़ने पर टिका है। इसलिए युवाओं से लेकर महिलाओं तक वादों और दावों की किताब खोली जा रही है। मैंने आपको भारत की बात के पहले एपिसोड में दिखाया था कि अमित शाह ने कैसे सपा बसपा के प्रत्याशियों के सहारे नई रणनीति तैयार की है। आज उस रणनीति को फिर से जानना जरूरी है। ग्वालियर में अमित शाह ने बीजेपी नेताओं से गैर कांग्रेस प्रत्याशियों की मदद के लिए कहा था। उन्होंने उदाहरण देते हुए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का जिक्र किया था। अमित शाह ने तर्क दिया था कि ये दल कांग्रेस के वोट काटेंगे और बीजेपी को इससे फायदा होगा। 2018 में जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी वोट शेयर के मामले में कांग्रेस के आगे थी, लेकिन वो बढ़ोतरी इतनी भी ज्यादा नहीं थी कि बीजेपी सरकार बनाने की हैसियत तक पहुंच जाए। और इस बार इसी कमी को पूरा करने के लिए तरह तरह के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सियासी मैदान में बीजेपी कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ना चाहती जहां से कांग्रेस की थोड़ी सी भी गुंजाइश बची रह जाए। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बीजेपी के बड़े नेताओं की जुबान पर शिवराज सिंह चौहान का नाम और उनकी शुरू की गई योजनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। साथियों, मोदी ने देश के हर गरीब को पक्के घर की गारंटी दी है। डबल इंजन सरकार की वजह से इस गारंटी को पूरा करने में भी एमपी टॉप पर है। मैं शिवराज जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। बीजेपी की चुनावी सभाओं में शिवराज सिंह चौहान का नाम पहले के मुकाबले ज्यादा गूंज रहा है, जो बहुत कुछ कहता है। और इस बात से इनकार भी नहीं कि आखिरी वक्त में बीजेपी ने अपनी रणनीति में थोड़ा बहुत बदलाव किया है। हालांकि बीजेपी अभी भी सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की बात पर अडिग है
और अगर सब कुछ बीजेपी के मुताबिक रहा तो मध्य प्रदेश की जमीन पर कमल खिलाने की राह में ज्यादा कांटे नहीं आएंगे, यह कहना है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का। अब बात सुशासन बाबू की, जिनकी जुबान पर बार बार बेकाबू जिनकी जुबान होती जा रही है। आज फिर बिहार विधानसभा में माहौल गर्म रहा। प्रजनन दर पर बेतुकी बयानबाजी करने वाले नीतीश उन्हीं जीतन राम मांझी पर आज बबूला हो गए, जिन पर एक वक्त में वो सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। जीतन राम मांझी जातीय जनगणना के तौर तरीकों पर सवाल उठा रहे थे तो नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का जिक्र किया और खुद को ही मूर्ख बता दिया। भारतीय राजनीति के इतिहास में शायद यह पहला मौका था जब किसी मुख्यमंत्री ने विधानसभा के भीतर खुद को मूर्ख कहा हो। सुनिए। हम इसको बना दिए, इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए, और अंत में हमको बाध्य किया, फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था, ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।